अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, जैसे कि अभी इमरान खान साहब के खिताब की चंद झलकियों में आपने ये जान लिया कि आज ही के दिन रात 12 बजे इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उन्हें घर भेज दिया गया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शायद मुल्क को फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। पीडीएम के अंदर भी यही आवाज़ थी कि शायद फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद कुछ मसलियतों का शिकार होने के बाद पीडीएम ने यह फैसला किया कि वो इक़्तिदार खुद संभालेंगे और फिर कुछ अरसे के बाद वो शायद इलेक्शन में चले जाए। लेकिन ये कुछ अरसा बढ़ते 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 अब 1 साल पर मुहीत हो चुका है। 1 साल के बाद हालत ये है कि इलेक्शन में तो ये जाने के हवाले से अपने आप को अब बिल्कुल महफूज ही नहीं समझते और अब इलेक्शन से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यही पीडीएम के बहुत सारे लोग अब इस बात को एक गलती के तौर पर तस्लीम भी कर रहे हैं कि वाक़तन हमें हुकूमत संभालने के फौरी बाद इलेक्शन में ही जाना चाहिए था, ताख़ीर करने से नुकसान हुआ। लेकिन नुकसान क्या सिर्फ पीडीएम की सियासी जमातों को हुआ या फिर अवाम और मुल्क को भी हुआ, क्योंकि मईशत ज़मीं बोस हो गई है और महंगाई इस वक्त आसमानों को छू रही है। मुल्क का बिल्कुल कबाड़ा निकल चुका है और पिछले 4-5 महीनों से एक ही बात सुनने को मिलती है, होने वाला है डिफ़ॉल्ट, नहीं होने वाला, होने वाला है, नहीं होने वाला। यही कहानी के गिर्द सारी मुल्क की मईशत घूम रही है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इस सारे ऑपरेशन का जो हमने देखा, हुकूमत संभाली गई, इससे क्या सीखा जाएगा आगे आने वाले दिनों में, इस पर भी बात करेंगे। और फिर अब इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता क्या है, क्योंकि बहरान तो संगीन से संगीन तर होते गए हैं, इसका हल कोई नहीं निकला। इसके हवाले से ही आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बात का आगाज़ करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब, आपके ख्याल पीडीएम को अब ये रियलाइजेशन अच्छी तरह हो चुकी है कि इमरान खान साहब को निकालना तो चले ठीक है, उन्होंने एक ऑप्शन लिया, तहरीक अदम एतमाद का निकाल दिया, लेकिन उसके बाद फौरी इलेक्शन में ना जाना इनकी सबसे बड़ी सियासी गलती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, बात यह है कि अगर हम इस 1 साल का बगौर जायज़ा लें तो पीडीएम क्या हर पाकिस्तानी को इस बात की जो है ना वो समझ आ गई है कि ये जो 1 साल था बड़ा मुश्किल साल था। किस तरह से आप देखें सियासी अफरा तफरी साल में अपने अरूज पर रही, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद जड़ पकड़ता जा रहा है। इदारों में तकसीम आपकी खुल के सामने आ गई, पहले माजी में किसी तरह कभी भी इस तरह से नहीं हुआ। ये फिर माशी जो आपकी बदहाली है वो देखें तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो इसमें आपको बग़ैर किसी मुबालगा राय के यही पता चलता है कि ये जो साल है, या तो इमरान खान साहब की हुकूमत जाती ना, अगर चली गई थी तो इलेक्शन हो जाते, फौरी इलेक्शन हो जाते तो मामला हो जाता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इमरान खान साहब को जब ये अंदाज़ा हो गया था ना कि उनकी हुकूमत जा रही है और ये मामला जो हैं किसी तौर पे जा रहे हैं, तो उन्होंने आपको याद होगा इलेक्शन ही कॉल किए थे, असेंबली इलेक्शन कॉल से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने जो IMF के उस पर लात मारी थी ना, वो लात ही आज हमें भुगतनी पड़ रही है। उन्होंने कहा हम तो डूबे हैं सनम, तुम क्यों भी डूबेंगे, मुझे निकालो, अच्छू मैं तुम्हें ऐसा कहूँगा कि याद करोगे। इस पे वैसे एक बात है, देखिए वो सियासी उनकी हिकमत अमली जो भी थी, लेकिन मामला ये है कि आप उनको भी इस तरह से बड़ी उज़्मा नहीं करार दे सकते। मैं ये समझता हूँ कि अगर उस वक्त पीडीएम की क़यादत थोड़ा सा समझबूझ से काम लेती और इक़्तिदार में ना आती, फौरी इलेक्शन हो जाते, तो आज सूरत हाल मुल्क की मुख्तलिफ होती। लेकिन इलेक्शन में ताख़ीर के बाइस अब चीज़ें उनके हाथ से भी निकल चुकी हैं। अब इलेक्शन अगर होते भी हैं तो उन्हें खुद भी इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अब रावी उनके लिए चैन नहीं लिख रहा। लेकिन इमरान साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि IMF से कोई मुआहदे से रूगर्दानी की गई, बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल सस्ता किया गया, बिजली सस्ती की गई, लेकिन इस अमल के ठीक 1 महीने के अंदर ही इमरान खान साहब को हुकूमत से जाना पड़ा था। उसके बाद ये हुकूमत आ गई और 3 महीने तक उन्हीं रेट्स को इन्होंने बरकरार रखा। अगर इमरान खान साहब इतना बड़ा ब्लंडर कर गए थे तो 1 महीने में जो नुकसान हुआ था वो आगे 3 महीने क्यों चलाया? इतना आसान नहीं था। IMF आपको लिफ्ट नहीं करा रही थी। IMF वाले कह रहे थे कि जो आपकी हुकूमत कर गई है हम आपके पे कैसे करें। नहीं, उन्होंने आते साथ क्यों नहीं कीमतें बढ़ा दी? ये 3 महीने क्यों बैठे इंतजार करते रहे? इसलिए ना कि इन्हें तो ये था, ये तो खुद गुमगू सूरत हाल का शिकार थे ना। इन्हें यही नहीं था पता कि इन्होंने हुकूमत में रहना, ये इलेक्शन करवाने। ये तो आप देखिए सबसे बड़ी गलती ये थी इनका हुकूमत में इस तरह से आना और इलेक्शन में ताख़ीर करना, और फिर आप इस बात का फैसला ना कर पाएँ कि आपने हुकूमत चलानी है या इलेक्शन में जाना है, तो फिर तो ऐसे ही ताख़ीर क्यों होती रही?
ताख़ीर इसीलिए होती रही कि देखें कुछ लोगों का ख्याल था जब बांध का कुंभा होगा तो कुछ लोगों का ख्याल था कि आप इलेक्शन में जाएं, कुछ का ख्याल था कि नहीं आप हुकूमत में रहें, कुछ का ख्याल था कि जो तरामीम हैं, आपको याद होगा कि असल नैब तरामीम और दूसरी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो भी बड़ा एक मामला था। तो ये सारी चीज़ें जो करनी थी वो खिचड़ी पकाते नैब तरामीम भी हो गई चौधरी साहब, इलेक्शंस की जो तरामीम इन्होंने रिफॉर्म्स करनी थी वो भी कर ली, फिर एक अहम अपॉइंटमेंट नवंबर में करनी थी वो भी कर गुजरे, तो उसके बाद तो कुछ रह नहीं गया था। फिर उसके बाद क्या वजह हुई कि ये लोग इलेक्शन में नहीं गए और अपना सियासी नुकसान करते गए? आप समझते हैं कि ये सियासी तौर पर इन्होंने मिस कैलकुलेशन की सब ने मिलकर, और आज इस सिचुएशन में है कि जा ही नहीं सकते अगर जाना भी चाहें? ज़मीना नाअहली की मिसाल है ये हुकूमत, और पीडीएम जो है वो अपॉर्चुनिस्ट का एक ग्रुप बन के सामने आया है। इमरान याकूब खान साहब के तबसरे से बसद एहतराम कोई इशारे, कोई फैक्ट्स, कोई फिगर्स मैच नहीं करते। इमरान खान साहब के जाने के बाद जिम्मेदारी पीडीएम की हुकूमत की थी, जिन्होंने आके, आपने बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल पूछा कि फिर आपने अनडू क्यों नहीं किया। अनडू इनसे हो नहीं सकता था, ये बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे, होमवर्क इनका था नहीं, और ये किसी की विसाखियों पे चल के आए थे, वारदात डाल के आए थे। अगर तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत आते तो होमवर्क करते कि कौन से मामले पे कैसे अपना रिप्लेसमेंट करनी है। फिर इनकी आपस की लड़ाइयाँ, इनके आपस के लालच और इंटरेस्ट, ग्रीड पावर की और लस्ट पैसों की, उन्होंने इनको सही फैसले करने नहीं दिए। ये आज भी उस इम्यून है ग्राउंड सिचुएशन से, और आज भी जो ये किया जा रहा है, ये मैग्ना कार्टा में तो हो सकता था, महज़ब मुल्कों में ये कभी नहीं देखा जो आज ये किया जा रहा है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से किया जा रहा है, एक पिलर को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। ये उस शाख को काट रहे हैं जिसके ऊपर खुद बैठे हुए हैं, और ये शाख जब कटेगी ये धड़म से गिरेंगे और इनका कुछ नहीं बचेगा। ये मुल्क की अवाम और मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। जिस तरह से इदारों के ऊपर हमला आवर है, इनसे खैर की तो आम लोगों को ख़त्म हो चुकी है। इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, इनकी कोई अपना आगे पाकिस्तान को ले जाने की नीयत नहीं है। सवाल ये है कि क्या इस एक साल के एक्सपीरियंस के बाद ये लोग इन चीज़ों से ये कुछ सबक सीख कर, या क्यों कह लें कि कुछ इन्होंने अपने फैसले को चेंज करने की भी तो नहीं सोच रहे? अभी भी ये लोग तो बज़िद हैं कि ये लोग रहेंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे। इमरान खान का रास्ता भी शायद रोकने के लिए जितनी कोशिश हो सकती है वो भी हो रही है, तो अदलिया के ऊपर भी हमलावर हो गए। तो सवाल यहाँ पर ये होता है कि फिर इसका तो मतलब ये कि अभी एक साल की जो उन्होंने सारी ये समेटी है नाकामी, उसके बावजूद भी रियलाइजेशन तो नहीं है। समीना, अभी तो सूरत हाल ये है, ये बनती हुई मुझे नज़र आ रही है कि पाकिस्तान या मौजूदा हुकूमत, अवाम को एक फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साथ नहीं चल सकते। ये पाकिस्तान के निज़ाम पे, रियासत पे हमला आवर हैं, और ये अपनी जो नासिक जो आपने बातें की हैं उनसे कौन इख्तलाफ कर सकता है? कोई दूसरी राय नहीं है। इस तरह से ज़िद और हट धर्मी से आइन और निज़ाम की पामाली की जा रही है, ये इस तरह से नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अपने सियासी मकासद के लिए, अपने मुआशी फ़ायदों के लिए, अपनी हुकूमत में रहने के लिए। यही तो मेरा सवाल है चौधरी साहब, मैं इमरान साहब की तरफ लेके जाती हूँ कि आपकी, अगर मैं ये बात मान भी लूँ कि ये उनका कोई मफाद है, तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि उन्होंने कोई अपना इमरान साहब फायदा किया। उन्हें तो उल्टा नुकसान ही हुआ है हुकूमत में रहने का। तो फिर एक वो देख भी रहे कि नुकसान हो रहा है हुकूमत में, सियासी नुकसान हुआ है ना, माली का। जब जाएंगे तो आप और मुझे पता चलेगा। समीना, बात ये है कि उन्हें हर तरह से नुकसान हुआ है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, सियासतदान के लिए सबसे पहली बात उसकी सियासी जो पॉलिटिकल गेन या पॉलिटिकल लॉस ही मैटर करता है। पॉलिटिकल कैपिटलिज्म जो है उसको मैं समझता हूँ कि पीडीएम की तमाम जमातें हैं उनको बहुत बुरी तरह से धचका पहुँचा। बाकी रह की बात ये कि इदारों में तो ये इमरान खान साहब और उनके साथी इससे कोई कम नहीं करते रहे। इदारों पे हमला क्या,
अगर इदारे लोग खुद ही मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना, कहा कि मैं अपना चढ़ दौड़ूंगा जैसे इस्तीफा दे, उसने मेरे खिलाफ फैसला किया है। कब ये बात हुई है अपना पीटीआई के दौर में? देखिए चोई साहब आप बात सुन तो लेना, मुझे पता है कि आप बड़ा इस पे सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन मेहरबानी करके बात तो सुन लें। बात नहीं, मैं तो हक़ाइक़ की बात कर रहा हूं सर। अगर हक़ाइक़ की बुनियाद पर तनकीद करें तो बिस्मिल्लाह। नहीं सर, बात तनकीद की तो है नहीं, बात आप हक़ाइक़ मसख नहीं कर सकते इमरान साहब। सर सुन तो लेना, बात तो सुन लें, फिर आप उस पर जरूर आर्ग्यू कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि जब जिस शाख का आपने जिक्र किया कि जिस शाख पे बैठे हैं उसी को काटने पे लगे हुए हैं, अगर उस शाख के परिंदे, उस शाख के पत्ते, उस शाख की टहनियाँ खुद ही एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो, तो आप बाद में ये कहें कि बाहर वाला आके कर गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसे नहीं होता। एक उस शाख के अपने लोग ही एक दूसरे के इस वक्त खिलाफ हैं, एक दूसरे के से दस्तों गिरेबान हैं। उस शाख को भी तो चाहिए ना कि इदारे जिससे वो अपना और अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा रहे हैं, जिससे इज्जत कमा रहे हैं, जिसने उन्हें ये मकाम दिया है, उस शाख का वो भी तो ख्याल कर लें। अगर वैसे आज मैंने ये भी खबर भी देखी है, चीफ जस्टिस साहब ने जो अगले हफ्ते का रोस्टर बनाया है उसमें उन्होंने बड़े ज़बरदस्त बेंचेस तश्कील दिए हैं, और जिन जजेस ने इख्तिलाफी नोट जारी किए थे उन्होंने अपने 7 बेंचेस में उन्हें शामिल किया। बड़ी अच्छा देखिए, तो ये तो एक बड़ा डिफरेंट सा जेस्चर दिया चीफ जस्टिस साहब ने। हमेशा हम जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी हमेशा हम तारीफ़ करते हैं कि वो शरीफुन नफ्स आदमी हैं, अप टू राइट हैं, बड़े अच्छे उन्होंने फैसले किए हैं, उनका एक बड़ा कैरियर है पूरा। चीफ जस्टिस ऐसे ही कोई उठ के बंदा नहीं बन जाता, उन्हें ये काम पहले करना चाहिए था, उन्हें ये इस नहज पे जाना ही नहीं चाहिए था, नौबत यहाँ तक पहुँचानी नहीं चाहिए थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात आ गई। लेकिन हमारे इमरान साहब ये भी तो आप देखें, ये चीजें कब निकल के सामने आई, इससे पहले तो कभी नहीं। हमने कोई, मेरा ख्याल है 2-3 महीने पहले तक शायद किसी ने ये बातें भी ना की हो कि कोई चीफ जस्टिस के नीचे लोग जो है वो कोई परेशान है, कोई मसला है। नहीं, ये पहले भी थी, थोड़ी बहुत कोई इतना इस लेवल, या तो ऐसे इससे तो ये भी तासुर मिल रहा है कि जैसे कुछ कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि कुछ लोगों ने यूज़ किया हो इस तरह की किसी बेचैनी को, कोई अंदर थोड़ी बहुत बेचैनी थी, उसको यूज़ तो नहीं किया गया पॉलिटिकली। नहीं समझना, ऐसे नहीं। देखिए गुजारिश ये है कि 2019 में जब आप शायद भूल गई हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का मामला हुआ था, तो उस वक्त से ये रिफ्ट चल रही है, उस वक्त से ये मामला हो रहे हैं। फिर प्रोजेक्ट इमरान जो नाम नहाद एक चीज़ जिसका जिक्र किया जाता है, उसके मामला जो थे, उसके बाद ये चीज़ें मजीद हुई, पोलराइजेशन बढ़ी। आप किसी एक फरीक को पूरी तरह से एक कोई जज के साथ कोई इसी तरह का भी मामला, ये पिछले दौर में शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ भी एक मामला हुआ था, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम ये कह दें कि जी बस ये कोई एक डिफरेंट आवाज़ अगर आ गई है तो उसका मतलब है जी पूरा इदारा ही लरज़ के रह गया है या कोई इस तरह की बात। समीना देखें, एक आवाज़ की बात नहीं है, इख्तलाफ तो हुसन होता है। बात यह है कि जब एक आवाज हो तो वो ठीक है, जब वो चीजें बढ़ती चली जाएं, उनमें इजाफा होता चला जाए। नहीं हुआ चौधरी साहब, आप ये देखें, अगर आप ये कहना चाहती हैं कि नहीं ये जानबूझ के कहीं से किया जा रहा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर इस मुकाम पे भी लोग किसी के कहने पे ये सब कुछ करें तो उनको उस मुकाम पे होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये तो नहीं किसी पे इल्जाम लगा सकती कि किसी के कहने पे हो रहा है, लेकिन चौधरी साहब मैं सेफली ये जरूर पूछ सकती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक अगर इख्तलाफी आवाज थी तो उसको जरूरत से ज्यादा उठाया गया है, उसको जरूरत से ज्यादा फैलाया गया है कि ये तासुर देने के लिए कि भाई जैसे अंदर कोई बड़ा हाउस ऑफ इन ऑर्डर हो गया और वगैरह वगैरह, बल्कि आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। जी बिलाशुबा इसको उठाया गया है, लेकिन ये मौका किसने फराहम किया है, इस बात से तो आप कतई नज़र ये जज साहबान ने खुद मौका दिया है। ये मौका वो नहीं देते तो ना इस मामला को उठाया जाता ना उछाला जाता। इसको अगर कोई किसी और पे डालना चाहे तो मैं इंतहाई माजरत से मैं समझता हूँ कि ये इदारे के अंदर से ही अदलिया की बात कर रहा हूँ कि ये मौके फराहम किए गए। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये जजेस जो पहले भी अतर मनल्ला साहब के ये अतर मनल्ला साहब, मंसूर साहब, चीफ साहब के साथ बैठते रहे हैं बेंचेस में, और इसमें कोई नई बात नहीं है। बल्कि सर मुझे तो ये भी याद है चौधरी साहब, अतर मिनल्ला साहब जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, सबको साथ लेकर चलने की, जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे अतर मिनल्ला साहब, तो मैंने तो इन्हीं हुकूमती लोगों को ये कहते सुना, तनकीद करते सुना कि अतर मिनल्ला साहब की
अदालत से, तो पीटीआई के लोगों को बड़ा रिलीफ मिल जाता है, उनको जमानतें मिल जाती हैं। उस वक्त तो उल्टा ये अतर मिनल्ला साहब पे तनकीद भी कर रहे हैं और खुद इमरान खान साहब उनकी तारीफें करते थे, तो नाम कल भी उन्होंने की, चौधरी साहब ने भी कल की है कि हम अतर मिनल्ला साहब के बहुत सारे फैसले उनको बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। जी चौधरी साहब, अतर मिनल्ला पे या किसी जज पे इमरान खान ने कब तनकीद की है साहब, मुझे ये भी तो बता दें। मैं तो कह रहा हूँ तारीफ की, कभी नाम लेके तनकीद हुई है? सब मैंने तो कहा तारीफ की है, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो तारीफ तो करते हैं, जजों के फैसलों की तारीफें होती है ना, तो अच्छी बात है। फैसले सही देते हैं तो बहुत तारीफ की जाती है, जब फैसले अच्छे नहीं आएंगे तनकीद होगी। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। अतर मिनल्ला साहब का जो मामला था, मैंने तो बल्कि 12 बजे एक दफ़ा अदालत खोली थी, तो फिर काफ़ी दफ़ा खोलनी पड़ी। तो वो जैसे जब एक दफ़ा आप काम करते हैं तो फिर बाकियों के लिए भी करना पड़ता है। लेकिन उनके पीका लॉ को उन्होंने सेटिसाइड किया। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ सियासी जो जमातों के लोग थे उनको रिलीफ दिया, पीटीआई भी शामिल है, बाकी जमातों के भी। इवन अतर मिनल्ला साहब के दौर में तो सर्कुलर था कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो आप कोर्ट टाइम के बाद भी आ जाते थे, और रजिस्ट्रार को ये हुक्म था कि आप ऐसी दरख्वास्तों को एंटरटेन करें, और उनके दौर में होती रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सर्कुलर आज भी जारी है वहाँ पे शायद, लेकिन उस पर वहाँ पे अमल दरामद जिस तरह से अतर मिनल्ला साहब ने करवाया था वहाँ पे नहीं, अभी नहीं होता, अभी वो एक रूटीन का मामला है। बहरहाल ये जो मामला है इस पे देखिए ना, जस्टिस मरकंडे काजू जो हैं हमारे इंडिया के, वो ये 7 सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, वो बड़ी कमेंट्री कर रहे हैं आजकल पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर, अनलाइकली। वो पहले भी करते हैं, वो प्रेस ट्रस्ट इंडिया के भी वो चेयरमैन रहे हैं ना, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के भी चेयरमैन रहे हैं। तो ही इज़ द ओनली मैन जिनको मेरे ख्याल में, जिन्होंने एजी नूरानी, अगर आपको याद हो, एक पुराने कमेंटेटर थे, डॉन में एडिटोरियल भी लिखते थे, ये उस इरा के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा, बांग्लादेश भी बनते देखा, फिर इंडिया पाकिस्तान की जो जब क्लैश है या जो डेवलपमेंट सी पॉलिटिकल, उनके वो बड़ा रास्त विटनेस रहे हैं, और जुडिशल हिस्ट्री के भी वो बड़े स्टूडेंट हैं। तो उनकी जो आप ट्वीट्स पढ़े तो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट्स करते हैं और बड़ी लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक चौधरी साहब, सवाल अब ये पैदा होता है कि जिधर आके हम फंस गए हैं, अब वो आप दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो हुकूमत है वो इधर से निकल नहीं रही है, और वो भी मजीद कोशिश कर रही है कि हम यहाँ पर रुकें और अपना, जब तक हमारी कोई पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर नहीं होती हम इलेक्शन में ना जाएं। लेकिन सवाल ये कि फिर इधर से निकालेगा कौन इस मुल्क को, जहाँ पे आके हम फंस गए हैं, जहाँ पे बहरान ही बहरान है हर तरफ हम जब देख रहे हैं, तो ये कौन बिठाएगा, फिर कौन करेगा ये? समीना, मुल्कों में लोग ही मुल्क बचाते हैं, लोग ही आते हैं, इन्हीं लोगों में से लोगों को उठना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा, और मुल्क बचाने के लिए मुशाहिद हुसैन सैयद भी तो इसी पार्टी का हिस्सा हैं, वो काफ़ी सेन बातें कर रहे हैं। बहुत सारे दूसरे सियासतदान हैं, आप मुस्तफा नवाज खोखर को आप रूल आउट नहीं करिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेहतर बात करते हैं, बात को सुना जाना चाहिए। ये सियासतदान बच्चे तो नहीं है कि कान से पकड़ के कोई बैठाएगा, किसी को बैठाना चाहिए भी नहीं, वो उनको अपना अपना काम करना चाहिए, खुद ही बैठेंगे, खुद ही मामलात हल होंगे। अदलिया है, अदलिया ने एक फैसला बहुत शानदार दिया, आइन के मुताबिक उस पर अमल दरामद होना चाहिए। उस पर जो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है हुकूमत का, इसको दुरुस्त होना पड़ेगा। चलें, आपने जिस बात की निशानदेही की है इस पे चौधरी साहब मैं आके डिटेल में जरा डिस्कस भी करती हूं कि क्या इस फैसले पे अमल दरामद होगा। फंड्स जारी करने के लिए वाज़ेह हिदायत थी कि 10 अप्रैल तक आपने फंड्स जारी करने हैं, लेकिन अभी तक ये फंड्स जारी नहीं हो सके, और कैबिनेट मीटिंग भी आज इस सिलसिले में हुई, वो भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। अब मामला पार्लियामेंट के कोर्ट में भेज दिया गया, कल पार्लियामेंट का इजलास होगा जिसमें ये फैसला होगा। ये सिचुएशन किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? क्या वाकई अभी फिर इसका मतलब है, ऑप्शन है कि ये माने ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। और वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें ये सोचना था कि जनाब कल लास्ट डेट है और फंड्स रिलीज़ करने पंजाब के इंतखाबात के लिए, लेकिन उस पर कोई फ़ैसला नहीं हो सका। और अब तय ये किया गया है कि कौमी असम्बली में ये बात ले जाई जाए और फिर वहाँ से
एक मशवरा लिया जाए कि जी क्या करना चाहिए। इमरान साहब, आपको क्या नज़र आता है, क्या इस बात की कोई गुंजाइश है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्मदूली की जाए? समीना, बात सीधी सी है। अगर आप मुझसे पूछे, मैं तो कोई कानूनदान नहीं हूँ, माहिर कानून नहीं हूँ फैसल चौधरी साहब की तरह, लेकिन एक आम पाकिस्तानी के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि शायद आइन और कानून में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं, उनकी फांसी का फैसला, जिसको कि तमाम लोग कहते हैं कि गलत फैसला था, लेकिन उस पर भी अमल दरामद हो गया था। अमल दरामद के बाद आज आप उसको जो मर्जी कहते फिरें। इसी तरह जब अदालत और फिर पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम अदालत को फैसला देती है, तो मैं नहीं समझता कि आप सीधा सिर्फ उसको कह दें जाओ हम नहीं मानते तो आप उससे निकल जाएंगे। ये बड़ा अजीबो गरीब और बड़ा ना टेढ़ा सा मसला है। हुकूमत अगर ये नहीं मानती, और जिस तरह से काबीना में भी इस पर शद्दोमत थी, और फिर ये अब कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में जाके डिस्कस किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है इससे तजाद बढ़ेगा, तसादुम बढ़ेगा। इससे वो तो बढ़ेगा, लेकिन कल क्या मशवरा होगा कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का, कि ना दें पैसे, कि दें पैसे? देखें ना, अब अगर वो कहते हैं कि पैसे ना दें, आज भी तो हमारे तो वाकफा ने हाल कहते हैं कि 2 राय थी, कुछ लोगों का ख्याल था 4-5 वज़रा का कि आप आधे पैसे दे दें कि ताकि सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली ना, और आप कह दें कि जी आधे दे दिए बाकी हम कर रहे हैं। लेकिन बाद में फैसला हुआ कि नहीं, कोई भी नहीं देने, कल इसको वहाँ असम्बली में डिस्कस करते हैं। अब असम्बली में अगर इसका मकसद क्या है इमरान साहब, असम्बली में डिस्कस करने का? बोझ नहीं उठाना चाहती वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली का? नहीं, आप क्या समझती हैं कि अगर कौमी असम्बली में ले जाएंगे तो ये कह देंगे कि हमने फैसला नहीं किया, तो फिर पार्लियामेंट ने किया और कौमी असम्बली ने किया, तो कौमी असम्बली सारी को फिर अदालत जो है जाके वो उनका ख्याल होगा ना, एक बंदे पे डाली तो उसको तो अदालत बुला लेगी, अब सारी असम्बली पे डाल। मैं ये समझता हूँ कि अगर जो स्पिरिट ऑफ द लॉ है उसके मुताबिक तो मुजरम एक हो या 2000 हो, फिर सजा तो सबको मिलेगी। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस तरह से हुकूमत अदालत को प्रेशराइज कर सके या उस पर दबाव बढ़ा सके कि लो फिर असी सब ही गए सब नू कर दें। यकीनन सियासी बुरान में इजाफा होगा, लेकिन कानून की बालादस्ती के लिए मेरा नहीं ख्याल कि जज साहबान फिर इस बात को सोचे कि जी इससे बुरान बढ़ेगा या कम होगा। ठीक हो गया। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, फंस चुकी है हुकूमत? अगर नहीं करेंगे फंड्स जारी तो फिर भी मुश्किल है, कर देते हैं तो फिर प्रोसेस आगे चलेगा इलेक्शन का, तो ये क्या टाइम गेन क्यों करना चाह रहे हैं? मीनवाइल क्या ऐसी अनहोनी होने वाली है जिससे इनको कोई हेल्प आउट कर लेंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? ये हुकूमत का की तरफ से एक सोची समझी स्कीम लगती है। उनका ये ख्याल है कि हम पार्लियामेंट पे डालेंगे तो हम तौहीन अदालत से बचेंगे। देखिए, हुकूमत जो कानूनी तौर पे इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 3 मेंबर का, उसमें डायरेक्शन किसको है? डायरेक्शन है फेडरल गवर्नमेंट को, और आर्टिकल 190 के तहत फेडरल गवर्नमेंट जो है 91 आर्टिकल 91 के तहत वज़ीर आज़म और उसकी काबीना होते हैं। तो ये अगर पार्लियामेंट ना भी करती है, हाँ भी करती है, और पैसे कल ये हुक्म पे अमल नहीं होता, इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी जो है वो होगी वज़ीर आज़म के ऊपर और चंद वज़रा के ऊपर जो इससे रिलेटेड है। और अगर उनका, मैंने पहले कल भी आपको अर्ज़ किया था कि ये बाद में फिर कहते हैं जी हमने तो दस्तखत ही नहीं किया, हम तो उस मीटिंग में थे ही नहीं, आधे तो इससे वहाँ से भाग जाते हैं। तो बात यह है कि ये नहीं बचेंगे अगर ये हुकुम अदूली करेंगे जिसके पे ये नज़र आते हैं, और इनको एक इंतहाई गलत किस्म की जो है कानूनी एडवाइस दी जा रही है। लॉ मिनिस्टर भी इसमें शामिल नज़र आते हैं, और इनके कुछ जो इन्होंने हायर किए हुए हैं अपने SAPMs, वो भी इसमें शामिल नजर आते हैं। तरीकाकार क्या होगा चौधरी साहब, जगह पे चल रहे हैं, इंतहाई खतरनाक है। चौधरी साहब, इस पे मैं आपको खबर दे दूं, हमारे वाकफा नियाल ने जो खबर दी है वो ये है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, उनके साथ 6 वकला की जो टीम थी, और उसके अलावा जैसा आपने जिक्र किया एक मामले खुसूसी वो शामिल थे, अताउल्लाह तारड़ साहब, मैं नाम भी ले देता हूँ, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, और उनके साथ 6 जो लोग थे वकला, बड़े सीनियर वकला, ये आज बैठे हैं 8 लोग। इन्होंने इस पे बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की है, और उसमें भी उनका ये ख्याल था कुछ लोगों का कि आपको काबीना अगर ये रिफ्यूज़ कर देती है तो फिर उसमें आपके लिए बचत है, आप पूरी कैबिनेट का ही ये फैसला रखें, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि आप इसको कौमी असम्बली में ले जाएं।
उसके बाद फिर आज़म नसीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने ये साथ फैसला किया और वज़ीर आज़म हाउस में ये वज़ीर आज़म साहब को ये बताया गया कि आप बेहतर यही है कि कौमी असम्बली में ले जाएं और उसके बाद ये देखें। तो वो आपको भी पता 6 वकला कौन थे चॉइस साहब, तो आप क्या समझते हैं कि वो जो 6 वकला हैं और ये एक मशीर और एक वज़ीर या 8 लोग मिल के कानून को ये समझते हैं या फिर वैसे ही खिलवाड़ कर रहे हैं? नहीं, ये खिलवाड़ कर रहे हैं और ये आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसमें देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसमें अगर मगर नहीं होती। इन्होंने उस फैसले के खिलाफ रिव्यू फाइल किया है, जाके ये कहा कि आपका फैसला गलत नहीं, सही नहीं है, रिव्यू फाइल करें, फिर भी कोई बहाना हो। ये तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली के तरीके तलाश कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी होता है। नहीं तो इसका प्रोसेस आगे कैसे चलेगा चौधरी साहब? कौन सा निजाम चल सकता है? परचून की दुकान नहीं चलती ऐसे जैसे ये चलाना चाह रहे हैं चौधरी साहब। लेकिन अब क्या होगा, चीफ जस्टिस साहब खुद ही 11 अप्रैल को कोई समन कर देंगे या कोई जाके फिर पीटीआई को जाना पड़ेगा कि देख लें जी इन्होंने पैसे नहीं जारी किए, या इलेक्शन कमीशन फरीक बनेगा? नहीं, वो तो डायरेक्शन है ना कि अगर 11 को रिपोर्टें नहीं आती हैं, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करानी है, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में आएगा कि पैसे मिले हैं नहीं मिले हैं, फिर उसके ऊपर एक्शन इनिशिएट होगा, क्योंकि वो तो अदालत का हुक्म है। जब अदालत का हुक्म होता है, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता, उस पर जो है अगर अमल दरामद ना करने के कॉन्सिक्वेंस है। और उसमें मेरे ख्याल में तो ये शहबाज शरीफ को बली का बकरा पे चढ़ाने की बंदोबस्त कर रहे हैं। इनके अपने लोग भी हैं और ये जो जिनका नाम लिया है इमरान याकूब खान साहब ने, इन्होंने इनकी नस्ल से भी पाकिस्तान को कोई खैर की खबर नहीं आई और आइंदा भी नहीं आएगी। लेकिन इमरान साहब, आज एक अहम इजलास, बल्कि इजलास तो खैर पीपल्स पार्टी का पहले हुआ था, लेकिन एक अहम पैगाम ज़रूर PMLN को पहुंचाया गया और ये खबरें आ रही हैं कि उन्हें कहा गया है कि जनाब आप टॉक्स की तरफ जाएं और अगर आप मज़ीद अदलिया से महाजराई करते हैं या PTI से आप बिल्कुल टॉक्स बंद रखते हैं तो फिर ये सिचुएशन मज़ीद ख़राब ही होगी, हमारे लिए भी उसमें से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो ये पीपल्स पार्टी का PMLN को पैगाम पहुंचाना कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या आपको लगता है कि इस पर कोई पॉलिसी में चेंज भी आ सकता है? समीना, पहली बात तो ये है कि मेरी इतलात के मुताबिक ऐसा कोई पैगाम अभी तक पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया। हाँ जी, मैंने आपसे कल भी अर्ज़ की थी कि ये पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों जो हैं वो वज़ीर आज़म जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं और उनके बड़े भाई और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब उनके साथ मुसलसल राब्ते में है और उनसे ये बात करते हैं कि हम आपके साथ एक पेज पे हैं और ये जो भी फैसला है हम आपके साथ खड़े हैं। अगर उनकी पार्टी के कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो ऑन द टेबल ऐसी अभी तक कोई बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून और शरीफ बरादरान के इंतहाई करीबी ज़राए के मुताबिक, जिनसे मेरी खुद आज बात हुई है और ख़ास तौर पे इस मौजू पे बात हुई है कि क्या पीपल्स पार्टी इस पे कोई दूसरा मौक़िफ़ रखती है, उनके मुताबिक अभी तक पीपल्स पार्टी जो है 100% उनके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ जी, तो यानी टॉक्स नहीं होंगी, इसका मतलब है? नहीं, देखें टॉक्स तो किसी वक्त भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो सवाल आपका है कि क्या पीपल्स पार्टी अलग होने का सोच रही है या कोई दूसरी, नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा कि अलग तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्हें तरगीब दी है। क्या बात जो साहब आपकी क्या इस पर इनसाइड इंफॉर्मेशन भी है कि क्या कोई पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में चाह रही है कि बातचीत से ही अब मसले का हल कर लिया जाए, बहुत हो गया, या यही बात है कि वो खुद अपनी डबल गेम खेल रहे हैं कि हर सियासी हरीफ को नुकसान पहुंचे वो ठीक है, हमें क्या? वो ट्रिपल गेम भी खेलेंगे, वो तो हर गेम खेलेंगे, उनका तो मामला ही कुछ और है। वो जब तक बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी कोई बात ना कहें तो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट तो वही देते हैं और उन्होंने नहीं देनी है। और मेरा ख्याल में वो खामोशी के साथ देखेंगे फेंस के ऊपर बैठ के कि कहाँ पे क्या मामला होता है, फिर उसके मुताबिक अपना फैसला लेंगे। क्योंकि इस वक्त जो ग्रिल हो रही है वो तो हो रही है PML नवाज PDMA से, बाकी जो है उनकी तो मौजें लगी हुई हैं और नून लीग वाले जो हैं वही इस पे इस वक्त पंचिंग बैग हैं और पंचिंग बैग बनेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म उनका है, हुकूमत उनकी है और फेस है वो अपना उनका। तो तमाम तर जो हैं पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो अपने कार्ड जो हैं बिल्कुल वो चेस्ट के क्लोज करके बैठे हुए हैं और वो ओपन करेंगे जब वो सिचुएशन के मुताबिक। वो इस जो स्टैंड ऑफ है इस वक्त हुकूमत और अदलिया के दरमियान, उसमें से जिसका पलड़ा भारी होगा वो उसके साथ रहेंगे, ये मेरा अंदाजा है। राइट। अच्छा, अभी तक वो जो है वो सुमुम बुकमुम बैठे हुए हैं।
साइड से किसी को इशारा कर देते हैं कि तू है क्या है, तू है क्या, गुड कॉप बैड कॉप भेजते रहते हैं, आखिर तक देखेंगे वो। चौधरी साहब, अभी हाल ही में जब आसफ अली जरदारी साहब ने अपनी आंखों की सर्जरी कराई है, ऑपरेशन कराया, तो साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको फ़ोन किया और उनकी इयादत की और उनसे कहा कि अब आपका कैसी तबीयत और किस तरह से है। तो जरदारी साहब ने उनको कोटेड एंड कोटेड बड़ा मज़ेदार सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, मेरी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी और धुंधला गई थी, मुझे दोस्त और दुश्मन में जो पहचान है आपको पता है मेरी उसमें बड़ी है, तो मैंने इसलिए सियासी इलाज करने के लिए, ये लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, कोटेड एंड कोटेड, सियासी इलाज करने के लिए आंखों का ऑपरेशन करवाया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे। अब तो नज़र उनकी और तेज़ हो गई, अल्लाह ही खैर करे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। बड़ी एक वैसे तो पंजाब का कच्चा का जो इलाका है वहाँ पर ऑपरेशन सुनते ही रहते हैं हम, लेकिन ये हमेशा से ही डाकुओं की आमाज गा रहा है, जराइम पेशा अफराद की आमाज गा रहा है। इस पर एक नया ऑपरेशन भी लॉन्च हुआ है और ये भी खबरें आ रही थी कि शायद कोई दूबदू लड़ाई भी हुई है पुलिस पार्टी के साथ। क्या सिचुएशन है वहाँ पर और ये एकदम ऑपरेशन लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस पर तफसीली बात होगी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। जी, पंजाब के इलाके कच्चे में जो एक ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ हुआ है, जामे ऑपरेशन का, उसकी क्यों कर ज़रूरत पेश आई, ऐसे क्या नागुज़ीर हालात हो गए थे। और इसका जिक्र हमने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सुना था कि जब ये बताया जा रहा था चीफ जस्टिस साहब को कि फोर्सेस जो हैं वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मसरूफ़ हैं, अहलकार दस्तयाब नहीं होंगे इलेक्शन ड्यूटी के लिए, तो उस वक्त भी इस बात का जिक्र हुआ था कि कच्चे के इलाके में भी जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। तो फिर उस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने सवाल उठाया था कि ये कब तक कंप्लीट होगा, ये तो हम हमेशा से सुनते ही रहते हैं। तो ये क्या कोई पॉलिटिकल इसका वक्त का बड़ा लिंक है आपस में, या फिर ये वाक़तन वहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी होगी थी, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। और इस पर जनाब फयाज़ मलिक साहब इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे ज़रा ग्राउंड रियलिटी देखूँ, मैं इसका जो पॉलिटिकल एंगल है उस पर ज़रूर दोनों की राय ले लूँ। चौधरी साहब, ये बात आपको तो पता ही होगी, आपके सामने हुई भी होगी कच्चे के इलाके वाली, ये आपको लगता है कि कोई टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसका जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट में किया गया? मेरा तो मशवरा ये है कि पक्के के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करें, जिससे कोई फायदा भी होगा मुल्क को। ये जो कच्चे के इलाके में कौन सा इलेक्शन होना है, उधर कौन सा कोई डाकू इलेक्शन खड़े हुए हैं। अगर एहलकारों को बिजी करना है तो शहरी के वक्त दही उनको लेने भेज दें, कोई पूरियां लगा ले, कोई हलवा लगा ले। मेरा मतलब है कोई खौफ खुदा करें, कोई संजीदा काम करें। कि जी कच्चे के इलाके में, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कच्चे के इलाके में ये हो रहा है, कच्चे के इलाके में वो हो रहा है, आज तक तो मामला वहाँ पे संभाला नहीं गया। अगर तो ये इलेक्शन के तनाज़ुर में बात हो रही है तो फिर तो इसका कोई असर नहीं है, ये सुपरफिशियल किस्म की बात है, ना इसकी कोई मंतक है, ना कोई दलील है, ना ही कच्चे के इलाके में इतना बड़ा ऑपरेशन कभी होगा या हो रहा है कि आप कहें कि जी। और मुझे एक और भी हैरानगी है, आपने पता है कि इलेक्शन कमीशन ने 4 लाख से 12,000 बंदा 4,12,000 बंदा मांगा है सिक्योरिटी फोर्सेस का। मैं क्या खुदा ना खास्ता इलेक्शन लड़ना है या आपने कोई इंडिया से जंग लड़नी है? कोई इतना नंबर जो है कोई रीजनेबल भी तो रखें। मतलब इतना तो मेरे ख्याल में बंदा जो है वो कभी भी नहीं चाहिए होता। और फोर्सेस अगर 4.25 लाख बंदा स्पेयर करें तो वो तो फिर सही कहेंगे ना कि जी आप जो मांग रहे हैं उसको रीजनेबल तो करें। मतलब इस पे आदादुश्मान करेक्ट करने चाहिए कि पिछले जो इलेक्शंस थे उसमें कितने दस्तयाब थे। देखें बात ये कि वो अफजल खान साहब ने एक प्रोग्राम में कहा, मेरे साथ थे वो जो साबिक एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा जी हमने तो 2.5-3 अरब रुपए में इलेक्शन कराया था, चले अब आप 6 कर लें 9 कर लें, अब 4,12,000 बंदों की तो रोटी जो है 1.5-2 अरब रुपए की होगी ना जी। तो ये भी एक मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने भी क्योंकि गेमें डाली हुई हैं और वो भी अपनी मर्जी से कोई मतलब कर रहे हैं भाई 4.5 उन्हें वोट नहीं पाने, उन्होंने सिर्फ इलेक्शन को कंडक्ट कराना है। चलें तो देयर इज अ डिफरेंस, राइट। और ये भी एक दिन के लिए वो सारे लोग दस्तयाब होने चाहिए, बाकी उसके बाद कोई इतने दिनों का तो मुहित ये है नहीं है सिलसिला। लेकिन फयाज मलिक अब हमारे साथ है, इमरान साहब अच्छा उनसे भी कर लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चौधरी साहब बात ये है कि चौधरी साहब ने जो बातें की हैं बड़ी भाई माजरत के साथ मैं उनसे इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। देखें 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि आप पहले ये देखें कि पाकिस्तान में टोटल पोलिंग स्टेशंस कितने हैं।
फिर उन पोलिंग स्टेशन पे अब हर पोलिंग स्टेशन पे कुछ ना कुछ तो होगा ना, ये तो नहीं है कि नहीं। ठीक है कि नंबर देखना चाहिए और उसको रीज़नेबल होना चाहिए, लेकिन जिस तरह के हालात हों उसके मुताबिक आपको बाज़ जगहों पे बाज़ ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, वहाँ 2-4 सिपाहियों से काम नहीं चलता, वहाँ आपको ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करना पड़ती है। जो यहाँ तक ये कच्चे के ऑपरेशन की बात है, तो इसमें याद रखें कि ये इलाका कुछ ऐसा है जो पंजाब में शामिल तो है, लेकिन असल में वहाँ पे ज़मीनी रास्ता को पंजाब से जाता भी नहीं। कुछ इलाके वहाँ पे ऐसे हैं जिनमें आपको बाई रोड जाने के लिए सिंध से होके आना पड़ता है। ये आपको, और ये जो ऑपरेशन है अगर बिल्कुल ये सिर्फ दर्शनी होता ना, तो आपको वहाँ पे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सीनियर लोग खुद जाके ऑपरेशन में हिस्सा लेते नज़र ना आते। ये बुनियादी तौर पे वहाँ पे डाकुओं ने जो ख़ास तौर पे अगवा बराए तावान की वारदातें थी और उस तरह से था, और फिर वो बड़ी चीज़ें सामने आ रही थी, इसलिए ये ऑपरेशन प्लान किया गया था। बाकी इमरान साहब अपना बसात एहतराम, ये तो ज़मान पाक ऑपरेशन पे भी खुद चले जाते हैं, अब DIG जो है इनके। नहीं मैं आईजी की बात भी चले जाते हैं सर। नहीं चले जी, फयाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा ग्राउंड रियलिटी। फयाज मलिक साहब, ये फरमाइएगा, आपकी तो बहुत नज़र रहती है जो सिचुएशन रहती है जुर्म की दुनिया की, क्या वाकई कच्चे के इलाके में पिछले कुछ अरसे में नॉर्मल से ज़्यादा ही कुछ कार्रवाइयाँ अगवा बराए तावान की हो रही थी, या और जराइम पेशा अफराद कोई आ गए थे? क्या सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि ये इतना बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा? बहुत शुक्रिया समीना पाशा साहबा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। अगर मैं आपको कच्चे के ऑपरेशन के बारे में बताऊं तो ये इस बारे में इब्तिदा में तो मैं यही कहूंगा कि टूटा कुफर खुदा खुदा करके ये ऑपरेशन आज से तकरीबन 7 साल कबल भी शुरू किया गया था। तब गुलाम रसूल और छोटू गैंग के खिलाफ ये ऑपरेशन किया था। उसके बाद ये ऑपरेशन सियासी हिकमत अमली के नजर हो गया था। अब ये दोबारा ऑपरेशन किया गया, शुरू किया गया और एक वसी पैमाने पर शुरू किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन की कमांड जो है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर खुद कर रहे हैं। आज डॉक्टर उस्मान अनवर खुद रेंजार खां के कच्चे के इलाके में गए, वहां पर उन्होंने डाकुओं की कमीन गाहों का जो है रुख किया, वहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करा और इस दौरान उन पर और पुलिस टीम पर फायरिंग भी हुई, जिसके नतीजे में RG भावलपुर राय बाबर सईद का गनमैन जो है वो शदीद जख्मी हुआ, जिसे मजीद तिब्बी इमदाद के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। इस ऑपरेशन में आज एक खतरनाक डाकू जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा, जबकि 6 डाकुओं को समीना गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये ऑपरेशन जो है ये मुस्तकिल बुनियादों पर किया जा रहा है। मैं गुज़श्ता दिनों कराची गया था, तो वहाँ मेरी IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से बात हुई थी। मैंने अपने प्रोग्राम के लिए उनको इंटरव्यू किया था, तो उसमें भी जब मैंने कच्चे में डाकुओं की कार्रवाइयों के हवाले से बात की तो उनका कहना था कि वो पंजाब पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन तश्कील दे रहे हैं। इसी तरह IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी मेरे प्रोग्राम में इस चीज का इंकशाफ किया था कि अब जो ऑपरेशन होगा वो इसका मकसद क्या है? अब ये कच्चे का इलाका जो है ये बिल्कुल वागुजार करा लिया जाएगा डाकुओं से, क्योंकि हम तो यही सुनते हैं कि वहाँ पर तो बाकायदा उनका ही रूल चलता है और वो बहुत वहाँ पर अपना राज जमाए हुए हैं। लेकिन क्या अब इसका मकसद क्या है? कुछ अहम डाकू है जिन्हें पकड़ना है या सारा इलाका वागुजार कराना है? क्या इसको बताया क्या गया मीडिया को इस बारे में? बिल्कुल समीना, वहाँ पर डाकुओं का ही रूल चलता है, क्योंकि उन डाकुओं के पास जो जदीद असला है और वायरलेस का जो जदीद सिस्टम है वो सिस्टम ना तो पंजाब पुलिस के पास है और ना ही सिंध पुलिस के पास है। और जिस तरह अगवा बराए तवान की वारदात है, जिनका एक नया नाम हनी ट्रैप सामने आया है, उसमें इजाफा देखने में आया, तो उसके बाद दोनों सूबों की जो पुलिस थी उन्होंने आपस में मुशावरत की और नेशनल एक्शन कमेटी के तहत ये ऑपरेशन जो कुछ आइडिया है कितने दिन चलेगा फयाज मलिक साहब? ये ऑपरेशन तो मेरे ख्याल में अगर इसको मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए तो 15 माह या ज्यादा से 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में ये ऑपरेशन कंप्लीट किया जा सकता है, अगर ये किसी सियासी मलिक साहब ये बताएं कि माजी में भी एक दफा पंजाब और सिंध पुलिस ने मिलकर ये किया था, बल्कि कुछ हिस्सा जो बलोचिस्तान को लगता है वहाँ पे शायद रेंजर से या FC से भी मदद ली गई थी, लेकिन उसके बाद फिर स्पाई हो गई और पूरी तरह से इलाका ना साफ हुआ ना तमाम डाकू पकड़े गए। तो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर वाकई ही दोनों सूबों की पुलिस ने बड़ा सीरियस होकर ये काम शुरू किया तो इस दफ़ा कोई कौम को इस हवाले से खुशखबरी मिल जाएगी? इमरान साहब, मैं आपको बताऊं, गुज़श्ता दिनों जब मैं सिंध में था तो कश्मीर से 2 कांस्टेबलों को इन डाकुओं ने अगवा कर लिया था। ये इतने दीदा दरेर है
ये पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूकते, ये थाने लूट लेते हैं, ये लेते हैं, असला लूट लेते हैं। अब जब ये ऑपरेशन शुरू किया तो पंजाब की जानिब से ये जो एक नई चीज सामने आई है वो ये आई है कि इस ऑपरेशन को आज बाकायदा तौर पर आईजी पंजाब ने खुद लीड किया है। ठीक है, वो खुद जो है चलिए देखते हैं जी इस बार ये ऑपरेशन कामयाब नहीं। फयाज मलिक साहब, आपने अपडेट किया, इस बारे में आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, यहीं पर समेटते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।